गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने कल तक देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। आपका परिसंचरण तंत्र खत्म हो गया है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम समाप्त हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसका कितने टाइप्स है इसको देखेंगे। उस टाइप में फिर ब्रेन को देखेंगे। ये भी देखेंगे कि पैर क्यों थरथराने लगता है, कभी कभी हृदय का स्पीड क्यों बढ़ जाता है, बालों के जो ये हाथों के जो रोंगटे होते हैं ये खड़े क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप बने रहेंगे, बिना स्किप किए देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं। हेडिंग डाल दूं? चलिए हेडिंग डाल देते हैं, नर्वस सिस्टम। आप तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि सिस्टम जहां लगा हुआ है, यानी कि एक अकेला कोई तो काम नहीं करेगा। सिस्टम लगा हुआ है तो ढेर सारा चीजें मिले होगी, तभी तो इसको हम सिस्टम कह रहे हैं। इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र को, इसी को हिंदी में नर्वस सिस्टम को हिंदी में तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब समझिए, आप कहेंगे कि तंत्रिका तंत्र आखिर किसको कहा जाता है, तो ध्यान से सुनेंगे कि तंत्रिका तंत्र किसको कहा जाता है। तंत्र का मतलब तो आप सिस्टम समझ गए, और तंत्रिका किसको कहा जाता है? जैसे नसें होती है, ब्रेन में बहुत सारी नसें हैं। क्या है? बहुत सारी नसें हैं। क्या है? बहुत सारी नसें हैं। तो उस नस को ही हम क्या कह सकते हैं? जैसे देखिए, आप जो सोच रहे हैं तो आप सोच रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, जैसे किसी चीज के बारे में सोचना है तो हम सोच रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? तंत्रिका तंत्र का एक अंग है। उसके बाद जैसे किसी चीज को समझना है, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो इसको क्या करना है कि समझना है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, यानी आपको समझना है कि क्या बताया जा रहा है, तो यानी कि सोचने की क्रिया, समझने की क्रिया, आप कहेंगे कि देखने की क्रिया, याद रखने की क्रिया, और जो क्या है कि सूचनाओं को आदान प्रदान करने की जो क्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो आप कहेंगे कि नर्वस सिस्टम किसको कहेंगे? जैसे देखने की क्रिया, देखने की क्रिया, आप कहेंगे समझने की क्रिया, समझने की क्रिया, सुनने की क्रिया, सुनना, समझना, देखना, सोचना, सोचने की क्रिया, और साथ ही साथ कहेंगे कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना ही नर्वस सिस्टम कहलाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि नर्वस सिस्टम में हम किसको कहेंगे। जैसे हम किसी चीज को हम देख रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं, किसी चीज को याद रखने की भी क्रिया भी आप कह सकते हैं कि याद रखना। क्या करते हैं कि किसी चीज को याद रखना, किसी चीज के बारे में सोचना, किसी चीज के बारे में समझना, और किसी चीज के जो सूचनाओं है वो सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यानी यहां से वहां ले जाना, और वहां जैसे हमारा स्पाइनल कोड के जरिए से हमारा ब्रेन में जाता है, और ब्रेन स्पाइनल कोड के जरिए से हमारे अंगों को भेजता है, तो वही हम समझते हैं कि इसी को हम क्या कहते हैं कि नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब हम समझेंगे कि तंत्रिका तंत्र हमारा कितने टाइप का होता है। तो देखिए, आपका तंत्रिका तंत्र मेनली 3 टाइप का होता है। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो यहां मैं लिख देता हूं कि तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। तो देखिए कि तंत्रिका तंत्र आपका कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप का। नंबर 1 में आप देखेंगे, आपका नंबर 1 में तंत्रिका तंत्र आता है, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो नंबर 1 आपका हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नंबर 2 आपका आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। नंबर 3 आपका होता है, नंबर 3 स्वचालित। क्या है? स्वचालित, या आप इसी को कहेंगे स्वचालित या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त, या आप इसी को कह सकते हैं स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। क्या कहेंगे? स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। तो देखिए, ये आपका कितने टाइप का हो गया? तंत्रिका तंत्र आपका 3 टाइप का हुआ। नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको अंग्रेजी में कहेंगे सेंट्रल, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं, अंग्रेजी में कहते हैं कि सेंट्रल, तंत्रिका को नर्वस और सिस्टम को एस, यानी कि सीएनएस, इसी को हम कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा आपका है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको कहते हैं पेरिफेरल।
तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस हो गया। और आपका तीसरा है कि स्वचालित। आप बताइए कि स्वचालित, स्वयं का मतलब क्या होता है कि खुद, तो आप बताइए कि स्व का मतलब अपने आप, यानी कि ऑटो कह सकते हैं कि नहीं, ऑटो, तो इसी को हम कहेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये आपका तीन प्रकार का, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वचालित या स्वायत्त या इसी को स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो बताइए आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? आप तीनों को याद कीजिए, फटाफट से बोलिए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वचालित, स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले रिपीट कीजिए कि नर्वस सिस्टम आखिर किसको कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र किसको कहा जाता है? तो कहता है कि देखने की क्रिया या किसी चीज को समझना है या किसी चीज के बारे में हम सोच रहे हैं या हम किसी भी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, यहां से वहां, वहां से यहां, तो वो सब क्या कहलाता है? जैसे हम किसी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसी को हम नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में हमने एनएस लिखा है, नर्वस सिस्टम, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसे देखिए, और हाँ, किसी चीज को याद रखना है तो वो भी हमारा नर्वस सिस्टम ही होता है, तंत्रिका तंत्र ही कहलाता है। जैसे देखिए कि तंत्रिका तंत्र जो होता है कि तीन प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा आपका होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा आपका होता है कि स्वचालित या स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑटोनोमिक। अब हम एक एक करके देखेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसको कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे कि परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसको कहा जाता है। इसके कितने टाइप होते हैं? अब सबके अलग अलग टाइप, इसका 3 टाइप होता है, इसका 2 टाइप होता है, इसका भी 2 टाइप होता है। और अब हम इन सभी के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। चलिए इसको मिटा दूं, इसी के अंदर हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हम देखेंगे? नंबर 1 वाला। नंबर 1 वाला आप याद रखेंगे। आप बताइए तो कि नंबर 1 में कौन सा हमने तंत्रिका तंत्र बताया है? तो वो आपका है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये आपका नर्वस सिस्टम, मैं फिर से बांट देता हूं कि आपका नर्वस सिस्टम 3 टाइप का हो गया। कितने टाइप का? 3। पहला हो गया केंद्रीय यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा आपका है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा आपका क्या कहलाता है? तीसरा आपका है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। देखिए आप समझिएगा कि इसका 3 टाइप, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने टाइप का? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका 3 टाइप का। आपको याद रखना है कि इसका कितने टाइप? 3। नंबर 1 में आपको याद रखना है, इसमें जो होता है ना कि किसको कहा जाता है, सबसे पहले समझिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आखिर हम किसको कहेंगे। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो केंद्रीय, जो आप बताइए कि जैसे आपने देखा था कि सेल, जब आप पढ़े थे तो सेल ये क्या है? आपका सेल है। इसमें आपने देखा था कि न्यूक्लियस जो होता है कि सबसे सेंटर में पाया जाता है, ये सबसे सेंटर में, इसीलिए हमने इसको कहा था केंद्रक। तो आप बताइए कि ये केंद्र में है तो केंद्रक, केंद्र में है तो केंद्रक, तो केंद्रक जो है इसको न्यूक्लियस का ब्रेन कहा जाता है, न्यूक्लियस का ब्रेन कहा जाता है। और आप बताइए कि जब हम इसके बारे में पढ़ ही रहे हैं, नर्वस सिस्टम, इसी में हमारा ब्रेन भी है, तो नर्वस सिस्टम, तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, ये आपको पूरा शरीर का नियंत्रण रखता है, पूरा शरीर का देखभाल करता है। कौन देखभाल करता है? ये आपका केंद्रीय नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, ये आपके पूरे शरीर का देखभाल करता है कि कहां कहां क्या हो रहा है। तो आप बताइए कि क्या ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये पूरे शरीर को देख रहा है, तो क्या ये खुद को नहीं देखेगा? जैसे आपने कल के क्लास में देखा था, आपने क्या देखा था? हार्ट के अंदर में देखे थे कि जो ये हार्ट अटैक कैसे होता है। तो हमने बताया था कि 3 नसें होती है, और 3 नसें क्या होती है? 3 नसें होती है हार्ट के सबसे निचले भाग में, 3 नस। तो हार्ट क्या करता है कि ये हमारे पूरे बॉडी को ब्लड देता है, तो ये खुद के लिए भी तो ब्लड रखता है ना, जिसको हमने कहा था, जिस नस का नाम था कोरोनरी साइनस नस। कौन सा नस था? कोरोनरी साइनस नामक नस था। तो ये जो नस था, 3 नस, पहला बार में जब हार्ट अटैक होता है तो वो नस जाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये चिपचिपा पदार्थ होता है, और ये इन नसों को सटा देता है। तो फर्स्ट बार जब हार्ट अटैक आता है तो आदमी बच जाता है, सेकेंड बार भी हार्ट अटैक आता है तो आदमी बच जाता है, लेकिन जब थर्ड वे में हार्ट अटैक आता है उसको, तो वो आदमी को बचने की संभावना खत्म हो जाती है,
उसका मरना फिक्स है। तो देखिए अब हम देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये पूरे शरीर का ध्यान रखता है और ये खुद का भी ध्यान रखता है साथ ही साथ। तो ये क्या करता है कि पूरे शरीर का, यानी कि हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण कौन करता है, तो हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ गए। अब हम देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हमने हिंदी में कहा परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या करता है, आप देखिए कि आपका जो ब्रेन है ना, आगे हम बताते हैं, आगे आपका इसी में पढ़ना है किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन के बारे में। तो देखिए कि आपका ब्रेन जो है ना, उस ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकलती है। कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी। तो ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नस, देखिए इस नस को जो है ना, कि इस नस का भी अलग अलग नाम है। इस नस को क्या कहा जाता है, देखिए उसके बाद देखिए कि आपका स्पाइनल कोड, जिसको हम मेरू रज्जु कहते हैं हिंदी में, उसको स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड आप देख रहे हैं, रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं ना, उससे जो 31 जोड़ी नसें निकलती है। कितनी जोड़ी, तो स्पाइनल कोड से निकलने वाली 31 जोड़ी नस। कितनी जोड़ी नस, 31 जोड़ी नस। इन दोनों का नियंत्रण कौन करता है, इन दोनों से जो होता है ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसी का होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसी का बना होता है, यानी कि 12 जोड़ी नस है ब्रेन का और 31 जोड़ी नस है स्पाइनल कोड का। किसका, स्पाइनल कोड का। अब देखिए आप देख रहे हैं कि तीसरा नंबर जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करता है कि इसमें से जो कुछ भाग होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं कि ब्रेन का 12 जोड़ी नस है, इसमें से कुछ नस इसको दे दीजिए। तो देखिए कि ये 12 जोड़ी नस का, यानी कि कुछ नस, तो आप कुछ नस किसका समझेंगे, ये ब्रेन का जो 12 जोड़ी नस है, इसमें से कुछ नस ऑटोनोमिक में आ जाता है, कुछ नस। उसके बाद देखिए इसका भी कुछ नस, तो आप इसीलिए इससे मैच कर दीजिए। तो इसका भी कुछ नस होती है जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में मदद करता है। तो देखिए कि सबसे पहले आपने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये पूरे शरीर का नियंत्रण करता है कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र है, ये हमारे ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नस है। और जो है कि हमारे तंत्र, ये हमारा जो है कि किससे, स्पाइनल कोड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें हैं। इन दोनों को मिला करके ये जो है कि तंत्रिका तंत्र बनता है। कौन सी तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन इसमें से कुछ नसों को निकाल लीजिए। जैसे ब्रेन से निकला जो 12 जोड़ी नस है, इसमें से कुछ नस ले लीजिए, और जो है कि स्पाइनल कोड से निकलने वाली, यानी मेरू रज्जु से निकलने वाली 31 जोड़ी नस है, इसमें से कुछ नस को ले लीजिए, और इन दोनों को मिला करके ना ये बनता है कौन सा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसको हिंदी में क्या कहेंगे आप बताइए। इसको हिंदी में हमने बताया कि ऑटोनोमिक यानी कि स्वचालित या स्वतंत्र, या इसी को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे। अब देखिए इन सभी का अलग अलग क्या है, टाइप है। इसको अब मैं मिटा करके इसका टाइप बता दूं, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए इसको, नहीं तो नीचे में ही मैं लिख देता हूं। देखिए इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें मुख्य भूमिका आपका निभाता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। कौन निभाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो देखिए ये क्या है, मेरू रज्जु। तो ये आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड ये मुख्य भूमिका निभाती है किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब हम देखेंगे कि स्पाइनल कोड देखें। अब हम ब्रेन के बारे में देखने जाते हैं। किसके बारे में, ब्रेन के बारे में। चलिए अब हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि नर्वस सिस्टम 3 टाइप का, रिपीट कीजिएगा, नर्वस सिस्टम 3 टाइप का। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा आपका है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हिंदी में बोलिएगा, इसको कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, और इसको क्या कहते हैं, स्वचालित स्वायत्त, या इसी को क्या कहते हैं, स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। तो आप समझ गए होंगे कि ये पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कोड मुख्य भूमिका निभाता है। इसमें आपका जो है कि ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें, और इसमें जो है कि 31 जोड़ी नसें जो होता है ये पेरिफेरल में होता है। लेकिन इसमें हम जब ऑटोनोमिक में देखते हैं तो ब्रेन का कुछ नस और जो है कि स्पाइनल कोड का कुछ नस जो होती है, इनको मिला करके हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम स्वचालित या स्वतंत्र या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आई होप आप समझे होंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसके अंदर जो आपने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें मुख्य भूमिका आपका ब्रेन निभाता है। कौन निभाता है, ब्रेन, और जो है कि इसी के अंदर देखेंगे स्पाइनल कोड के बारे में। तो आज हम ब्रेन के बारे में देखेंगे। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। फिर इसके बारे में देखेंगे तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो देख रहे हैं, इसमें कौन कौन सा आता है। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं आगे, किसके बारे में देखेंगे, ब्रेन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। देखिएगा क्या देखेंगे, ब्रेन। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग भी। यहां पर क्या हेडिंग होगा, ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ब्रेन।
देखिए आपका ब्रेन जो होता है ना, ये मेनली 3 कैटेगरी में बटा हुआ होता है। ये जो आप मेरे आगे वाला देख रहे हैं, आगे वाला पोर्शन, तो ये वाला जो भाग होता है, यहाँ पर आप ये वाला देख रहे हैं, तो ये इसके ऊपर क्रेनियम है। क्रेनियम के ऊपर एक मेनिनजेज नामक झिल्ली होती है, और उस झिल्ली के अंदर आपका ब्रेन होता है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि मस्तिष्क, जिसको हमने अंग्रेजी में क्या कहा, ब्रेन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। तो ये 3 टाइप का होता है। आगे वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं कि अग्र मस्तिष्क, क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। उसके बीच वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और जो पीछे वाला भाग जो होता है, यहां पर जो आप देख रहे हैं, उसको हम कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि जो पीछे होता है। आप बताइए इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे। सबसे पहले देखिए कि इसको मैं 3 कैटेगरी में बांट देता हूं। नंबर 1, कितने कैटेगरी है ब्रेन का, 3। तो नंबर 1 आपका है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। दूसरा है आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और तीसरा आपका हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ध्यान से देखेंगे कि इसको जो आप देख रहे हैं कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। देखिए कि फोर ब्रेन को हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क, यानी कि जो आगे वाला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। और इसको कहते हैं मिड ब्रेन को, इसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और देखिए ये जो आप तीसरा देख रहे हैं हिंड ब्रेन, इसको हम कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। आप कहेंगे कि अब इन सब के बारे में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका जो ये मस्तिष्क होता है, इसको हम ब्रेन किसको कहते हैं। जैसे देखिए कि किसी चीज को याद रखना है तो ब्रेन, अगर बाहर का मौसम देखना है तो कौन बता रहा है, ब्रेन हमारा बता रहा है कि बाहर में गर्मी है, बाहर में ठंडी है। किसी चीज को हमने खाया वो तीता लग रहा है, मीठा लग रहा है। किसी हमने कलर को देखा वो काला है, पीला है, नीला है। इन सब का जो बताता है ये कौन हमको इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये ब्रेन इन्फॉर्मेशन देता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी है। इसके अंदर देखेंगे कि जो बाहर का जो वातावरण है इसको कौन बताता है, हमारे शरीर के अंदर यदि कोई पार्ट गड़बड़ हो गया है इसको कौन बताता है। बाहर में हम जैसे देख रहे हैं कि गर्मी है, गर्मी का मौसम को कौन बताता है। बाहर में ठंडी है, इसको कौन बताता है। यदि हमको बाहर से किसी ने पीटा है तो उस दर्द को कौन बताता है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए आपका जो ब्रेन होता है, ये मस्तिष्क, ये लगभग 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। इसका वजन कितना होता है, इसका आप वजन देखेंगे 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है। आपको याद रखना है कि ब्रेन का जो वजन होता है, ब्रेन का जो वजन होता है ये 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है। आप जो है कि अगर ऑप्शन में देगा तो आप फटाफट से आप ध्यान में रखेंगे कि ब्रेन का जो वजन होता है ना, आपका जो दिमाग का जो वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। इसको आप याद रखेंगे। तो देखिए कि ब्रेन का कितने टाइप होता है। एक होता है कि फोर ब्रेन, जिसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा है आपका मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। और तीसरा आपका है कौन सा है, हिंड ब्रेन, जिसको हम पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। अब हम एक एक करके समझेंगे कि फोर ब्रेन किसको कहा जाता है और फोर ब्रेन का कितने टाइप है। उसके बाद मिड ब्रेन का कितने टाइप है। उसके बाद हिंड ब्रेन का कितने टाइप है, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए कि आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन में किसी भी प्रकार का जो है कि सेल डिवीजन नहीं होता है। क्यों, देखिए आप जब बच्चा जब जन्म लेता है तो जब जन्म लेने के बाद उसके बाद जो है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। आप कहेंगे कि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, लेकिन हमने बताया था कि ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन में इसमें 10% न्यूरॉन सेल पाए, 10% गिलियल सेल पाया जाता है। आपका हम बहुत ही पहले ही बता चुके हैं और कई क्लास में भी मैंने बताया है कि ब्रेन में जो होता है कि ब्रेन कैंसर नहीं होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये न्यूरॉन का बना होता है। क्या होता है, न्यूरॉन का बना होता है। तो देखिए कि ब्रेन में 90% न्यूरॉन सेल, क्या होता है, 90% न्यूरॉन सेल, क्या होता है, 90% न्यूरॉन, और प्लस 10% जो होता है ना वो गिलियल सेल होता है, गिलियल सेल। तो देखिए हमारा ब्रेन जो है ना, ये न्यूरॉन सेल का बना होता है। आपको याद रखना है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो न्यूरॉन सेल का बना होता है। तो आपका ब्रेन न्यूरॉन सेल का बना होता है और इसी में 10% गिलियल सेल। तो आपका ब्रेन न्यूरॉन सेल का तो बना हुआ है और इसी में 90% कौन सा है, आपका न्यूरॉन सेल है, जबकि 10% गिलियल सेल है। तो इन 90% न्यूरॉन सेल में इसमें जो है कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिस कारण इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। लेकिन इसी 10% गिलियल सेल के अंदर इसमें सेंट्रोसोम पाया
पाया जाता है और इसी में क्या होता है कि सेल डिवीजन कर लेता है, जिस कारण हम सुनते होंगे कि किसी किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। देखिए ब्रेन कैंसर नहीं होता, ब्रेन ट्यूमर होता है, जिसके वजह से लोग कहते हैं कि इसको ब्रेन कैंसर हो गया है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ब्रेन कैंसर नहीं, ब्रेन ट्यूमर होता है। क्योंकि आपने देखिए कि आपका ब्रेन जो है ना, ये 90% न्यूरॉन सेल का बना होता है। ब्रेन जो होता है न्यूरॉन सेल का, और उस न्यूरॉन सेल में तो सेंट्रोसोम है ही नहीं है, तो इसमें जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो कैंसर होगा कैसे? आप बताइए कैंसर कैसे होता है? जैसे आपका जो है कि यहाँ पर हाथ पर चोट लगा, काफी ज्यादा हद तक जो है कि काफी चोट लग गया है, उसके बाद जो है कि आपकी कोशिकाएं यहाँ पर हाथ वाला जो कोशिकाएं हैं मर चुकी है। तो कोशिकाएं जब मरी तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, लाइसोसोम क्या करके छिड़कता है। जैसे ही लाइसोसोम यह कहता है कि अगर नहीं ठीक होता है सेल डिवीजन की क्रिया, सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। अगर सेल डिवीजन की क्रिया धड़ाधड़ बहुत ज्यादा होने लगता है, जैसे मान लीजिए कि आपका 200 कोशिका यहाँ पर का मर गया, तो 200 मरा है तो 200 बन जाए तो ठीक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 250 बन जाएगा तो ठीक हो जाएगा, मान लीजिए कि 190 बन जाएगा तो भी हमारा ठीक रहेगा। लेकिन क्या होता है कि लाखों करोड़ों अरबों में क्या होता है कि कोशिकाएं बनने लगती है, धड़ाधड़ कोशिकाएं बन रही है और कोशिकाओं का बनना रुकता ही नहीं है। जब आप बताइए कि आपको कोशिकाओं का बनना नहीं रुकेगा तो ये क्या होगा कि यहाँ पर एक गांठ बनना शुरू हो जाता है। क्या होता है? गांठ बनना शुरू हो जाता है। तो आप डॉक्टर से जाकर दिखाएंगे तो डॉक्टर क्या करता है कि गामा रे से सेकता है, गामा रे से सेकता है, गामा रे मार करके और आपकी जो कोशिकाएं बन रही होती है उस कोशिकाओं को मारता है। अगर फिर भी आपकी कोशिकाएं का बनना नहीं रुक रहा है तब आपका वो क्या कहलाता है, आपका कैंसर हो जाता है और उसका बनना ठीक नहीं होता है। तो ये होता है आपका ब्रेन में। आप याद रखेंगे कि ब्रेन ट्यूमर होता है, ना कि ब्रेन कैंसर। आई होप आप समझे होंगे। चलिए इसको हम देखते हैं नंबर 1 वाला। तो आप याद रखेंगे कि ब्रेन का जो वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ब्रेन का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम के बीच में। आप देखेंगे कि नंबर 1 आपका है फोर ब्रेन, जिसको हमने कहा अग्र मस्तिष्क। आप इमेज इसका देख सकते हैं यहाँ पर आप इसका इमेज देखिए कि ये जो ब्रेन है, ब्रेन का जो आपका अगला वाला भाग होता है, जिसको आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि ब्रेन का ये जो अगला भाग जो आप देख रहे हैं ये क्या है, फोर ब्रेन है। उसके पीछे वाला जो भाग देख रहे हैं उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन, और जो ये पीछे वाला भाग जो आप वहां पर देख रहे हैं वो आपका कौन सा है? वो आपका जो है कि पश्च मस्तिष्क, जिसको हम हिंड ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन। तो देखिए आपका जो फोर ब्रेन है ना, ये 3 टाइप का होता है। फोर ब्रेन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। 3 टाइप का आपको याद रखना है। ये जो आपका होता है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? ये 2 टाइप का होता है। और ये भी आपका 2 टाइप का होता है। ये भी 2 टाइप का आपको याद रखना है। चलिए ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सबसे पहले होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम देखिए पहला सेरिब्रम होता है, दूसरा आपको याद रखना है थैलेमस, दूसरा थैलेमस, और तीसरा आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो देखिए कि आपने देखा कि फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क का 3 भाग, पहला होता है कि सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस, और ये जो आप देख रहे हैं इसका 2 भाग यानी कि मध्य मस्तिष्क का कितने भाग होता है? मध्य मस्तिष्क का 2 भाग। एक होता है सेरिब्रल, सेरिब्रल। आप कहेंगे कि ये तो इसी से मैच कर रहा है। हाँ, इससे आपको याद रखना है सेरिब्रम सेरिब्रल, सेरिब्रम सेरिब्रल। देखिए मैं इस साइड की ओर लिख देता हूं। पहला आप क्या देखेंगे? कार्पोरा। क्या होता है? कार्पोरा, कार्पोरा क्वाड्रीजेन, कार्पोरा क्वाड्रीजेन। और दूसरा आपका कौन सा होता है? सेरिब्रल, दूसरा कौन सा है? सेरिब्रल, सेरिब्रल। इसी को देखिए कहीं कहीं लिखता है ना कि सेरिब्रल पेंडिकल, या इसी को पेडंकल कहता है। तो आप याद रखेंगे, दोनों से आपको आसानी होगा। तो देखिए आप बोलिए कि पहला जो आपने देखा अग्र मस्तिष्क, इसका 3 भाग, एक होता है कि सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस, और ये जो आपका मिड ब्रेन है जिसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं, इसका 2 भाग, पहला होता है आपका कार्पोरा और कार्पोरा क्वाड्रीजेन, और दूसरा आपका कौन सा होता है? सेरिब्रल पेंडंकल होता है, या इसी को पेंडिकल कहते हैं। और देखिए कि ये जो आपका हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन ये 2 भाग में बटा होता है। एक को कहते हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम। तो देखिए एक होता है सेरिबेलम और दूसरा, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, दूसरा आपका जो होता है, दूसरा आपका होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा, ऑब्लंगाटा।
तो देखिए आप याद रखेंगे कि आपका जो पहला है, आपने पहला देखा कि सेरिब्रम, पहला सेरिब्रम, इसका 3 कैटेगरी, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। आप देखिए, आप जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो किसी चीज को पढ़ते हैं तो याद करते हैं। अगर किसी बच्चा जो है अगर वो पढ़ता है और वो याद करता है, उसको अगर फटाफट से याद हो जा रहा है, तो आप समझिए कि उसका सेरिब्रम बहुत मजबूत है। सेरिब्रम क्या है, उसका बहुत मजबूत है। किसी किसी बच्चा को देखते हैं कि याददाश्त बहुत कमजोर होता है, यानी कि उसका सेरिब्रम कमजोर है। यानी कि जिस बच्चे का सेरिब्रम काफी मजबूत होगा वो धड़ाधड़ इतना जल्दी से याद करेगा ना, आधा घंटा में जो है ना कि बहुत सारी चीजों को याद कर लेता है। उसको जो है ना कि किसी भी चीज को जो है ना कि ये सीखने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। यानी कि जिसका सेरिब्रम मजबूत होगा वो क्या होगा कि बहुत ज्यादा उसका बुद्धि होगा, यानी कि वो बच्चा बुद्धिमान होगा। क्या होगा, बुद्धिमान होगा। और उसको जो है कि किसी भी चीज जो है ना कि फटाफट से वो याद कर लेगा। किसी को चीज को स्मरण शक्ति उसकी क्या होगी, मजबूत होगी। सवाल पूछता है कि स्मरण शक्ति को किसमें मापा जाता है। स्मरण शक्ति या उसको सीखने की इच्छा भी बहुत ज्यादा होती है, तो स्मरण शक्ति को इसको कार्टेक्स में मापते हैं। किसमें मापते हैं, कार्टेक्स। आप याद रखेंगे सवाल पूछा है, सवाल पूछा जाता है, पूछता है कि स्मरण शक्ति को किसमें मापा जाता है, तो कार्टेक्स में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, कार्टेक्स। तो आप समझ रहे होंगे कि सेरिब्रम का मतलब क्या होता है कि यदि हम किसी चीज को देख रहे हैं, बहुत जल्दी हमने उसको क्या किया, ऐड कर लिया, यानी कि बहुत जल्दी हम उसको याद कर लिए। किसी चीज को जो है कि चाहने की इच्छा, यानी कि हम ये भी कर ले, ये भी काम कर ले, ये भी काम करें, नहीं होता है। किसी आदमी को आप देखते होंगे कि वो चाहता होगा कि मैं ये भी काम कर लूं, वो भी काम कर लूं, ये भी काम कर लूं, यानी कि जितना भी काम है ना हम ही कर ले। यानी कि वैसा आदमी आप जिसको देख रहे हैं, यानी आप समझिए कि उसका इच्छा बहुत ज्यादा है, उसका स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा है, यानी कि उसका सेरिब्रम काफी मजबूत है। तो जिसका सेरिब्रम काफी मजबूत होगा ये होगा। उसके बाद देखिए थैलेमस में क्या होता है ना, कि थैलेमस में क्या होता है, आप देखते होंगे कि जैसे बाहरी वातावरण, जैसे बाहर में गर्मी है, बाहर में ठंडी है, जैसे अभी आप हमको देख सकते हैं, तो अभी हमारा जो पसीना निकल रहा है ये किसके कारण निकल रहा है, ये हम बताएंगे आपको सिंथेटिक में। किसमें बताएंगे, सिंथेटिक, पारासिंथेटिक, ये जब बताएंगे उसमें, यानी सिंथेटिक एक्शन, पारासिंथेटिक एक्शन, उसमें आपको बताएंगे कि हमारे शरीर से पसीना क्यों निकलता है। देखिए पसीना निकलने के लिए उत्तेजित करता है हाइपोथैलेमस। कौन सा, हाइपोथैलेमस। आगे बताते हैं, तो थैलेमस जो होता है ना, ये बाहरी वातावरण को बताता है कि बाहर में गर्मी है, बाहर में ठंडी है, बाहर में बारिश हो रही है, बाहर में कड़ी धूप है, बाहर में जो है कि मौसम ठंडी है, इसके बारे में बताता है। हाँ, अगर मान लीजिए कि किसी ने आपको एक तबड़क मार दिया, अगर पीछे से आप जो है कि अचानक कहीं पे बैठे हुए हैं और आपको पीछे से किसी ने मार दिया, अगर आपको वो मारता है तो आपका इंफॉर्मेशन कौन देता है, ये जो थैलेमस होता है ना, थैलेमस यही इंफॉर्मेशन देता है कि आपको किसी ने पीटा। जैसे बहरहाल अगर कोई व्यक्ति नशे में रहता है तो उसको यदि कोई मारता है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको पता भी नहीं रहता है, उस समय उसका सेरिब्रम ही नहीं काम करता है, सेरिब्रम काम नहीं करता है कि किसने पीटा, क्या पीटा। थैलेमस को भी नहीं उसका एक्टिव रहता है कि पीटा तो दर्द हुआ कि नहीं हुआ, दर्द का भी पता नहीं चलता है, यानी कि उसका थैलेमस भी नहीं एक्टिव है। जब वो सोकर उठता है तो उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, तब उसको पता चलता है दर्द होता है, तो उसका एहसास होता है, तो थैलेमस कहता है कि दर्द हो रहा है, तो वो देखेगा कि दर्द हो रहा है, अब वो याद करेगा। अगर उसका स्मरण शक्ति मजबूत होगा, यानी कि सेरिब्रम उसका मजबूत होगा, तभी वो बता सकता है कि किस आदमी ने पीटा था। अगर उसका सेरिब्रम कमजोर होगा तो उसको यह भी नहीं याद रहेगा कि किसने मारा या हम खुद से गिरे थे। तो देखिए आगे समझते हैं। आगे आपका है हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में बताता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर जो है कि पसीना कैसे निकलेगा, इसके बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, पसीना के बारे में। जैसे हमको किसी चीज को क्या करता है कि प्यास लग गया, हमें बहुत ज्यादा प्यास लगा था, ये कौन बताता है, हाइपोथैलेमस को एक्टिव। यानी कि हमको अगर प्यास लगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव, भूख लगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव। जैसे किसी व्यक्ति से किसी को क्या होता है, प्रेम हो जाता है, तो प्रेम जो होता है ना, प्रेम की क्रिया ये इसी में होता है, हाइपोथैलेमस में। अगर किसी का हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो समझिए कि उसको उससे क्या हो गया, प्रेम हो गया। या किसी से नफरत होता है जिसको हम घृणा कहते हैं, तो यानी कि प्रेम होगा, घृणा होगा, भूख होगा, प्यास होगा, ये सब के सब किस में आता है, आपका हाइपोथैलेमस। अगर किसी का हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया यानी कि उसको भूख लग गया, अगर आप चाह रहे हैं कि हमको बहुत कस के भूख लगा, यानी आप समझिए कि आपका ब्रेन के अंदर का जो हाइपोथैलेमस है, ये जो आप देख रहे हैं कि फोर ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है आपका एक्टिव हो चुका है। आपको अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी से क्या हो गया है, नफरत हो गया, क्या हो गया, नफरत, तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। आपका अगर किसी से क्या हो गया, प्रेम हो गया है, तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है। अगर आपको भूख लगा है, हाइपोथैलेमस एक्टिव, प्यास लगा है, हाइपोथैलेमस एक्टिव, आप समझ सकते हैं। अब देखिए, अब आप देखेंगे
देखेंगे कि मिड ब्रेन, जिसको हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क। तो ये जो बीच वाला होता है ना, इसकी दो कैटेगरी, एक होता है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेन और दूसरा होता है सेरिब्रल पेडंकल। क्या होता है? सेरिब्रल पेडंकल। इसमें देखेंगे हिंड ब्रेन, जिसको हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं, इसकी दो कैटेगरी, एक होता है सेरिब्रल और सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो देखिए यह है कार्पोरा क्वाड्रिजेन। क्या है? कार्पोरा क्वाड्रिजेन। ये क्या करता है? ये देखने और सुनने की इच्छा, ये क्या, जैसे देख रहे, जैसे हम किसी चीज को देख रहे हैं तो देखने की हमको बहुत ज्यादा उसको इच्छा है, तो अगर हमको देखने की बहुत ज्यादा इच्छा है तो वो कौन सा है? कार्पोरा। कार्पोरा। किसी चीज को हम सुन रहे हैं, यानी कि सुन रहे हैं, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? कार्पोरा क्वाड्रिजेन। यानी ये मध्य मस्तिष्क का काम है। किसी चीज को हमने देखा, जैसे हमने मूवी देखा तो वो किस में आ जाएगा? कार्पोरा क्वाड्रिजेन। हमने किसी चीज को सुना तो किस में आ जाएगा? कार्पोरा क्वाड्रिजेन। हमने किसी जो है कि कोई हम क्लास कर रहे हैं, यानी कि हम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो वो किस में आएगा? कार्पोरा क्वाड्रिजेन, यानी कि मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क में आएगा। लेकिन सेरिब्रल जो पेडंकल है, जिसको हम सेरिब्रल पेंडिकल भी कहते हैं, ये क्या करता है कि ये हमारा जो ब्रेन है ना, उस ब्रेन को, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को जोड़ता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड को जोड़ने का काम सेरिब्रल पेडंकल करता है, और ये आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेन, ये देखने की और सुनने की। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि सेरिबेलम, ये कौन सा है आपका? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है ना, ये आपका ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। पहला सबसे बड़ा भाग आपका सेरिब्रम होता है और दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिबेलम। उसके बाद आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। कौन सा आता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम क्या है? ये क्या करता है कि हमारा शरीर में, जैसे हम देखते होंगे कि आहार नाल में पाचन, किसमें? आहार नाल में। जैसे हृदय की धड़कन को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। आहार नाल में जो पाचन हो रहा है उसका कंट्रोल कौन करता है? आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। चलिए अब हम एक एक करके सबको लिखते हैं। चलिए इसको मिटा दूं। चलिए इसको तो मिटा देते हैं, नीचे वाला भाग है, इसको अब हम देखते हैं। तो देखिए आपने देखा नंबर 1 में, ये आपका कौन सा है? नंबर 1। तो नंबर 1 में आपने देखा सेरिब्रम। सेरिब्रम होता है ये कुल ब्रेन का, यानी ये टोटल ब्रेन का 2/3 भाग होता है। कितना होता है? 2/3 भाग। आप कह सकते हैं कि 66%। कितना होगा? 66%। यानी कि ये टोटल ब्रेन का ये 66% होता है। कुल ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, अगर कुल ब्रेन का सबसे बड़ा भाग देखा जाए तो वो आपका सेरिब्रम होता है। कौन सा होता है? सेरिब्रम। तो आप कहेंगे कि सेरिब्रम में आपका कौन कौन सा आता है? किसी चीज को याददाश्त, आप कहेंगे कि याद रखना, याददाश्त, आप कहेंगे स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति, बुद्धिमान इसमें आ जाएगा। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए थैलेमस में क्या होता है कि बाहरी वातावरण, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, बाहरी वातावरण जैसे गर्मी, ठंडी, दर्द, ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद हाइपोथैलेमस, यानी कि आंतरिक वातावरण। क्या है? आंतरिक। शरीर से पसीना निकलना किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। भूख इसी में आ जाएगा। प्यास इसी में आ जाएगा। प्रेम इसी में आ जाएगा। नफरत, घृणा, ये सब इसी में आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें हम देखेंगे मध्य मस्तिष्क में। कार्पोरा में हमने देखा था कि कार्पोरा क्वाड्रिजेन में, तो कार्पोरा क्वाड्रिजेन में क्या था कि इसमें क्या था? किसी चीज को देखना, आंख, तो इसमें आ जाएगा आई, देखना है तो आई, और सुनना है तो ईयर, यानी कि ईयर। उसके बाद देखिए सेरिब्रल पेडंकल, यानी कि सेरिब्रल या इसी को पेंडिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडिकल। ये क्या करता है कि हमारे ब्रेन को, किसको? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। किससे? स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है कौन सा? सेरिब्रल पेडंकल। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा, देखिए मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है कि आहार नाल में पाचन, आहार नाल में पाचन, तो आहार नाल में पाचन हो गया। दूसरा क्या करता है कि हृदय, जो आपका हार्ट है, हृदय का धड़कन, इसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। लेकिन आपका ये जो सेरिबेलम, ये बैलेंस बनाए रखता है। जैसे देखिए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या वो चलना सीख जाता है तुरंत? बच्चा जन्म लेता है और वो चलने लगता है? नहीं ना। तो बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद उसको चलने के लिए बैलेंस बनाने पड़ता है। तो आपका सेरिबेलम जो है ये बैलेंस बनाता है। क्या बनाता है? बैलेंस।
जैसे हम चलते हैं, जैसे आप देखते होंगे सर्कस वाला जो होता है ना कि वो रस्सी पर चल जाता है। रस्सी पर कैसे चलता है? क्योंकि उसने बैलेंस बनाया है, उसका सेरिबेलम जो है ना मजबूत है, उसने बैलेंस बना रखा है। अभी हम बैलेंस बना रखे हैं, एक पैर पर भी खड़ा हो जाएंगे, दो पैर पर भी खड़े हो सकते हैं। जो बच्चा बैलेंस बना लेता है यानी कि उसका सेरिबेलम क्या हो गया है? मजबूत हो गया है। तो सेरिबेलम में आपको याद रखना है कि बैलेंस बनाता है, मेडुला ऑब्लंगाटा आहार नाल में पाचन और हृदय के धड़कन को। इसमें आप देखिए, हाँ आप कहेंगे कि शरीर से जो पसीना निकलता है वो किस में आएगा? तो देखिए ये जो आपका यदि हाइपोथैलेमस एक्टिव, जैसे अभी मेरा शरीर से क्या निकल रहा है? पसीना। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये मेरा एक्टिव हो चुका है, यानी कि हमारे शरीर का अंदर का जो तापमान है बढ़ गया है। तो हाइपोथैलेमस कह रहा है कि पसीना को बाहर निकालो। तो पसीना क्या कर रहा है? हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है। तो आई होप आप समझे होंगे मस्तिष्क के बारे में, यानी कि ब्रेन के बारे में। और जो है कि कल के क्लास में हम आपको बताएंगे किसके बारे में बताएंगे? ये मेरू रज्जु, जिसको हम स्पाइनल कोड कहते हैं, मेरू रज्जु। उसके बाद बताएंगे सिंपैथिक, किसके बारे में? सिंपैथिक एक्शन। और जो है कि पैरासिम्पैथिक एक्शन किसको कहा जाता है? इसके बारे में। हृदय धड़कता है तो कभी कभी उसका स्पीड क्यों बढ़ जाता है, इसके बारे में। हमारा शरीर का जैसे अचानक किसी चीज को, तो हमारा शरीर का जो ये बाल जो होता है, रोंगटा होता है, वो खड़े हो जाते हैं। क्या होता है? खड़ा हो जाता है। कभी कभी किसी का जो होता है कि पैर थरथराने लगता है, क्यों थरथराने लगता है, इसके बारे में सीखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।